अच्छा कहाँ चल रहे थे ये बता दो बस एक बार। फिर मैंने क्या कहा था बेटा, किसी भी अभिक्रिया में वे अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वे अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। फिर मैंने आपको शायद बता दिया था कल, अभिकारक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्रिया धार और दूसरा अभिकर्मक। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्रियाधार और एक अभिकर्मक। एक तो रिएजेंट और एक सबस्ट्रेट। देखो सुनो, क्रियाधार एक उदासीन प्रजाति होती है। समझ में आ गई यहां तक की बात? और क्रियाधार के ऊपर कौन आक्रमण करता है? अभिकर्मक। कल भी याद है मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा था, भारत पाकिस्तान वाला दिया था क्या? मैंने कहा था कि हमेशा जब भी युद्ध होता है तो युद्ध होने की परिस्थिति में कौन आक्रमण करता है? हमेशा पाकिस्तान आक्रमण करता है। तो जो प्रजाति आक्रमण करती है वो तो किसके समान व्यवहार करती है? अभिकर्मक के समान व्यवहार करती है। और जिस प्रजाति के ऊपर आक्रमण होता है वो किसकी तरह व्यवहार करती है? क्रियाधार की तरह व्यवहार करती है। और अब नया क्वेश्चन, जो नया प्रश्न उत्पन्न होता है वो प्रश्न यह है कि कौन तो क्रियाधार होता है और कौन अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन क्या दोगे आप? वह प्रजाति जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी ना तो धनावेश होगा ना ऋणावेश होगा, अर्थात उदासीन प्रजाति है, तो वो किसकी तरह व्यवहार करती है? क्रियाधार की तरह व्यवहार करती है। और वह प्रजाति जिस पर कोई ना कोई आवेश होता है वह अभिकर्मक की तरह व्यवहार करती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर नया क्वेश्चन क्या पुट होता है कि अगर हमारे पास अभिक्रिया में दो अणु हैं और दोनों के ऊपर ही आवेश है तो कौन सा क्रियाधार होगा और कौन सा अभिकर्मक होगा? कल आपने आंसर बिल्कुल सबने सही दिया था कि जिसके ऊपर ज्यादा आवेश होगा वो अभिकर्मक की तरह व्यवहार करेगा। वेरी गुड। और जिस पर कम होगा वो क्रियाधार की तरह व्यवहार करेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक है सपोज दैट, अपन ने मान लिया वैसे Fe+2 और एक क्या है Fe+3, तो इनमें से कौन सा क्रियाधार है? बहुत बढ़िया। जिस पर कम आवेश है वो क्या है? क्रियाधार है। और जिस पर ज्यादा आवेश है वो अभिकर्मक है। जिस पर आवेश की मात्रा ज्यादा होगा सदैव वो आक्रमण करेगा। फिर आगे की बात सुनो बेटा, अभिकर्मकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। रिएजेंट्स को, अभिकर्मकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब आप अपने आप आंसर देते चलोगे। अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक दूसरा कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और एक होते हैं आपके नाभिक स्नेही। एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। देखो सुनो, अगर आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है बेटा? धनावेश होता है या ऋणावेश? ई देख लो केवल ऐसे। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है बेटा? है जी, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। अर्थात वह प्रजातियां जिनमें ऋणावेश के प्रति आकर्षण पाया जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती हैं। अच्छा, ऋणावेश को क्या ऋणावेश आकर्षित करेगा या धनावेश? धनावेश करेगा। भाई समान आवेश तो समान को आकर्षित नहीं करता, हमेशा विपरीत आवेश ही एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, ध्यान से सुनना, अभिकर्मकों को हमने दो भागों में विभाजित किया, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही वे प्रजातियां होती हैं जो ऋणावेश को आकर्षित करती हैं, अर्थात इन पर स्वयं पर धनावेश होता है। समझ में आ गई यहां तक की बात? स्वयं पर धनावेश होगा और आक्रमण कहां पर करेंगी? ऋणावेश के ऊपर आक्रमण करेंगी। तो जितनी भी धनावेशित प्रजातियां हैं वो सब किसके अंतर आ जाती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंतर। अभी अभी मैं आपको एक धनावेशित प्रजाति पढ़ाकर आया हूं जिसका नाम है कार्बोकैटायन। अगर कोई आपसे पूछे CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नाभिक स्नेही, तो आंसर दे दोगे CH3 पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि इसके ऊपर कैसा आवेश है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा? नेगेटिव पर, और इसीलिए इसका नाम क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब दूसरे पर आ जाओ, तो जितनी भी धनावेशित प्रजातियां होती हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं। इसके अलावा जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, भाई मुझे एक बात बताना, कार्बोकैटायन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे?
6, कार्बोकैटायनों के बाह्यतम कोश में 6, मुक्त मूलकों के बाह्यतम कोश में 7 और कार्बो एनायनों के याद रखो बेटा, देखो सुनो, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, आज भी समझाया था, समझा रहा हूं। देखो कई बार क्या है, अपन ये सोचते हैं बीएससी तो पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। टॉपर्स देख दे, नीट के टॉपर इस बार कितने में से कितने नंबर थे उसके, 720 में से पूरे देश में हल्ला मच गया था कि साहब कोई इतना विद्वान भी कैसे हो सकता है, वो लड़का कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, जैसे पूरी फिजिक्स याद थी, पूरी केमिस्ट्री याद थी और पूरी बायोलॉजी याद थी कि उससे एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ और उसने 720 में से कितने नंबर फोड़ दिए, 720, एक क्वेश्चन उसका नेगेटिव नहीं हुआ। एक लड़की के भी आए थे, आकांक्षा सिंह के, लेकिन आकांक्षा को किसी ने नहीं पूछा, उसकी मेहनत क्या कम थी, उसने ही पूरी मेहनत करी थी, उसके भी 720 में से 720 टोटल मार्क्स थे और फिर भी उसका सेटअप नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि नीट में जो फर्स्ट रैंक आती है वो किसके बेच पे देते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी के नंबर देके जाते हैं। जब 720 में से 720 है, इसका मतलब दोनों के सेम ही होंगे, सबके पूरे पूरे ही हैं। दूसरे नंबर पे क्या देखा जाता है, फिजिक्स के नंबर, सॉरी केमिस्ट्री के नंबर, भाई 720 में 720 है तो भी सेम हो गए, हटाओ। तीसरा चेक करते हैं जिसकी उम्र ज्यादा हो, क्लियर है, ठीक है। तो एज किसकी ज्यादा थी, शोएब की, शोएब नाम था ना उस लड़के का, शोएब ही तो था, उस शोएब की ज्यादा थी इसलिए उसको फर्स्ट रैंक दे दी और आकांक्षा की मेहनत खराब रह गई। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आप कल कंपटीशन देते हो और कंपटीशन देने के बाद आपने कोई ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन दिया और उस कंपटीशन में आपके सेम नंबर आए, दो जनों की सीट है एक, उस सीट पे मैं भी पास हुआ और आप भी पास हुए हो, दोनों के नंबर है सेम, तो किसको लेंगे, नंबर तो सेम है, फिर लिया जाता है परसेंटेज देखी जाती है, किसकी ग्रेजुएशन में परसेंट ज्यादा है, ग्रेजुएशन में भी सेम निकली तो किसकी 12th में ज्यादा है, 12th में भी अगर सेम निकली तो किसकी 10th में ज्यादा है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा, ऐसा तो नहीं एकदम ही एक हो जाएगी परसेंटेज सब जगह, इस तरीके से। तो हमारी ये परसेंटेज भी बहुत योगदान रखती है, इसलिए इसको समझो और पढ़ो और याद करो, ठीक है। अभी अभी क्या कहा है कि मुक्त मूलकों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त मूलकों के बाह्यतम कोश में 7, कार्बोकैटायनों के 6, कार्बो एनायनों के 8, वेरी गुड, ऐसे आंसर आने चाहिए। इसका मतलब इसके कार्बोकैटायन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका अष्टक कैसा है, अपूर्ण है। तो जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर रहेगी यहां तक? आ जाओ इधर। नाभिक स्नेही, नाम से पता चल रहा है जो नाभिक को स्नेह करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही। अब आपको पता है भाई एटम के बारे में सबसे पहले, परमाणु के बारे में डाल्टन ने मॉडल दिया था और उसने क्या था, केंद्र में तो नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और उसके बाहर चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन और वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के अंदर दो प्रकार के अणु रहते हैं, आप सबको पता है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पी से पॉजिटिव, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो नाभिक, जब मैं नाभिक कहूंगा तो नाभिक का मतलब आपको कौन सा आवेश याद आएगा, धनावेश, अर्थात वे प्रजातियां जिनमें धनावेश के प्रति आकर्षण पाया जाता है नाभिक स्नेही कहलाती हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, नाभिक स्नेही पर स्वयं पर कैसा आवेश होगा, नेगेटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखो कि विपरीत ध्रुव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो नाभिक स्नेही पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव, और ये अट्रैक्ट किसको करते हैं, पॉजिटिव को, जबकि ये इन पर पॉजिटिव होता है, किसको अट्रैक्ट करते हैं, कर लोगे आसानी से। यहाँ पर अपने ये खत्म हुए। तो जितनी भी ऋणावेशित प्रजातियां हैं, ठीक है, वो सब किस में आती हैं, नाभिक स्नेही के अंतर आती हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने बोर्ड पे समझा दिया है, मुक्त मूलकों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण है या अपूर्ण है, अपूर्ण है। समझ में आ गई बात? तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा या नाभिक स्नेही की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। मैंने कहा जिनके पास अष्टक अपूर्ण है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। भाई 7 इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे, 8, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी, इसका मतलब इसको कैसा आवेश चाहिए, ऋणावेश, और ऋणावेश को कौन आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ध्यान रखना। अब देखो याद करने की ट्रिक दे देता हूं, न से नाभिक स्नेही और न से नेगेटिव है। नाभिक स्नेही पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इन्हें, और न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होता है, एन से न्यूक्लियोफाइल और एन से नेगेटिव, याद रहेगा। जब इन पर नेगेटिव है तो दूसरों पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा, 4 प्रकार की।
कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं, क्लियर है यहाँ तक की बात? एडिशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, बहुत बढ़िया। तीसरी विलोपन अभिक्रियाएं, चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरी विलोपन अभिक्रिया और चौथी, बोलो फटाफट मेरे साथ, पहली योगात्मक, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन और चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले योगात्मक अभिक्रियाएं। देखो सुनो, असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। असंतृप्त का मतलब होता है जिनमें कौन सा बंध उपस्थित हो? पाई बंध। पाई बंध का मतलब अगर एक बंध है तो सिग्मा है, और अगर दूसरा या तीसरा बंध आ रहा है तो वो कौन सा बंध है? पाई बंध है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ध्यान से सुनो बेटा, असंतृप्त यौगिकों की अर्थात पाई बंध युक्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है किसी ना किसी चीज का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। योगात्मक का मतलब है कोई ना कोई चीज आकर क्या हो रही है? जुड़ रही है। जैसे इस समय आप क्लास में इतने स्टूडेंट बैठे हो, अभी एक और आकर आ गया, योग हो रहा है ना उसका, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर कल अभिलाक्षणिक वर्ड का मतलब बता दिया था कि अभिलाक्षणिक शब्द का मतलब है वे अभिक्रियाएं जो अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होती हैं। मैंने क्या कहा था? लड़कियों में बात करने का गुण पाया जाता है। सर्दी, गर्मी, लॉकडाउन, आंधी, तूफान, बरसात, कुछ भी हो वो बात करेंगी। लड़के आवारा होते हैं, फिक्स है। लॉकडाउन में साबित हो गया, कोई ना कोई घर के बाहर ही घूम रहा था। लड़कियां कम पिटी हैं, ज्यादा कौन पिटे? लड़के पिटे। क्यों पिटे? क्योंकि ये उनका कैसा गुणधर्म है? अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मुझे बताओ ये संतृप्त है या असंतृप्त है? असंतृप्त है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें कैसा बंध उपस्थित है? पाई बंध है। अगर मैं इस पर सपोज दैट, मान लेते हैं किसी एक्स वाई की अभिक्रिया कराऊंगा, तो इस एक्स वाई की अभिक्रिया से ये उत्पाद प्राप्त होता है। आंसर मी, ये संतृप्त है या असंतृप्त? कैसे पता चला? सारे बंध कैसे हैं? सिग्मा बंध, एक भी पाई बंध नहीं है। तो देखो सुनो बेटा, परिभाषा कैसे लिखनी है योगात्मक अभिक्रियाओं की? वे अभिक्रियाएं जिनमें असंतृप्त यौगिकों पर विभिन्न अभिकर्मकों का योग होकर संतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? दोबारा सुन लो, वे अभिक्रियाएं जिनमें असंतृप्त यौगिकों पर विभिन्न प्रकार के अभिकर्मकों का योग होकर संतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलो काउंटिंग शुरू करते हैं अपन। मुझे एक बात बताओ कन्हैया, कुल कितने पाई बंध है? एक, ये तो सॉरी सिग्मा है, एक ही पाई बंध है। वेरी गुड। कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5। 5 कौन से बंध है? सिग्मा बंध है। इधर आ जाओ, कितने पाई बंध है? एक भी नहीं, 0। और सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कितने सिग्मा बंध बढ़ गए बेटा? 2 सिग्मा बंध बढ़ गए। और पाई बंध कितने घट गए? 1। अर्थात योगात्मक अभिक्रियाओं में एक पाई बंध टूटता है और 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा एक बात बताओ, कल अपन ने, कल परसों 2-4 दिन से अपन डिस्कशन कर रहे हैं सोमवार से, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कितने संस्करण होते हैं? 3 होते हैं, sp, sp2 और उनको निकालने का तरीका है सिग्मा बंधों की संख्या को अपन गिन लो। पहले वाले कार्बन को देखो, असंतृप्त पहला कार्बन, ये असंतृप्त है और ये पहला कार्बन है। इस कार्बन को फोकस करो केवल, इधर मत देखो। मुझे बताओ पहले कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध हैं? 3। वेरी गुड। 1 2 और 3। और 3 का मतलब कौन सा संकरण? sp2। बहुत गजब, बहुत शानदार। अर्थात इसका संकरण क्या हो गया? sp2। संतृप्त में पहला कार्बन देखो, कितने सिग्मा बंध हैं? 1 2 3 4। 4 का मतलब sp3। अर्थात इन अभिक्रियाओं में यदि अभिक्रिया होने से पहले कार्बन का संकरण sp2 था तो वो परिवर्तित होकर sp3 हो जाता है। sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। और sp3 की चतुष्क। बना के नहीं दिखाया? कितनी बार दिखा दिया बेटा बना के। अर्थात आकृति त्रिकोणीय समतलीय से परिवर्तित होकर चतुष्फलकीय हो जाती है। अरे हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? अगली बात सुनो ध्यान से।
sp2 में बंद कोण कितने का होता है? 120 डिग्री का, और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ गई बात? अर्थात इन अभिक्रियाओं में बंद कोण का मान 120 से परिवर्तित होकर 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। वे सभी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? बोर्ड पे देखो रिएक्शन को, मैं परिभाषा बोलना शुरू करता हूँ। वे अभिक्रियाएं जिनमें विभिन्न असंतृप्त यौगिकों पर विभिन्न अभिकर्मकों का योग होकर संतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में एक पाई बंध टूटता है, दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया होने से पहले यदि कार्बन का संकरण sp2 है तो वो परिवर्तित होकर sp3 हो जाता है। यदि आकृति त्रिकोणीय समतलीय है तो वो चतुष्फलकीय हो जाती है। यदि बेटा बंद कोण का मान 120 डिग्री है तो परिवर्तित होकर 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। वो सभी अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब अपन आगे बात करते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रकार। योगात्मक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो हमें कहानी सिखा दी गई थी कछुए और खरगोश की। कौन जीतता है? कछुआ जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि वो स्लो है पर कंटिन्यूअस है। अब हमें फोकस करना है स्लो पे। स्लो समझते हो? अरे स्लो का मतलब पता है? लिखूं? धीमो। स्लो का मतलब क्या है? धीमा। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें कॉमन सेंस से आंसर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कॉमन सेंस से आंसर देना है। जो मैं जितना पूछूं उतना, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मत लगा देना कि ना सब ऐसा सुनाओ ऐसा सुनाओ। कॉमन सेंस। सपोज दैट, ऐसा सोचो, अच्छा कार बनाने की फैक्ट्री में कार अपने आप बन जाती है? छोटे छोटे पार्टों को जोड़ा जाता है तभी तो कार बनती है। कार क्या कोई भी एपरेटस है, वो अगर बनाना है तो ऐसा थोड़ी कि तुम झपाक किया और बन गया, उसके लिए कोई ना कोई छोटे छोटे पार्टों को जोड़ा जाता है। तो मैं ऐसा सपोज करता हूं, सपोज कर लो बस, कि कोई कार बनाने की फैक्ट्री है और उस कार बनाने की फैक्ट्री में 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। समझ में आ गई यहां तक की बात? ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन। क्लियर है यहां तक? ए सेक्शन के अंदर, ए सेक्शन के अंदर स्टीयरिंग बनती है। कार चलाने के भैया स्टीयरिंग तो चाहिए चाहिए, तो स्टीयरिंग बनती है और दिन भर इंजीनियर मेहनत करके 100 स्टीयरिंग बनाते हैं। बी सेक्शन के अंदर इंजन बनता है। क्या बनता है? इंजन बनता है। इंजीनियर दिन भर मेहनत करते हैं और 50 इंजन बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? सी सेक्शन के अंदर रेडिएटर बनता है और सपोज दैट 150 रेडिएटर बनता है। रेडिएटर से पानी डालते ना ट्रैक्टर में, देखो ट्रैक्टर गर्म हो जाता है तो उसमें ट्रैक्टर में ऊपर से ठंडा करने के लिए उसमें रेडिएटर में क्या डाला जाता है? पानी। तो रेडिएटर बनते हैं। आजकल तो रेडिएटर की जगह कूलेंट आ गए हैं, जिनमें कूलेंट डलते हैं। कितने रेडिएटर बनते हैं? 150। और डी सेक्शन में माना कार की बॉडी बनती है। ठीक है ना? मैं मत क्यों गुरुजी पहिया कहां गए, अपन एक बात कर रहे हैं नॉर्मली। ठीक है? और डी के अंदर चलो गियर बॉक्स क्या लेते हैं, छोड़ो उन सब का, तो गियर बॉक्स बन रहे हैं और डी में बन रहे हैं बेटा 70 गियर बॉक्स। तो आप मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कार बनाने की फैक्ट्री है जिसमें 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। चारों सेक्शनों के अंदर अलग अलग काम होते हैं। एक सेक्शन के अंदर 100 एपरेटस बन रहे हैं, एक के अंदर 50 बन रहे हैं, एक के अंदर 150 बन रहे हैं और एक के अंदर 70। आंसर करो मुझे, टोटल कितनी कार बनेंगी? टोटल कितनी कार बनेंगी? 50 कार बनेंगी। बहुत कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं, समझ में आ गया ना? 51वीं कार क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इंजन ही नहीं है और बिना इंजन के कार 51 भी नहीं बनेगी। तो जो इन चारों पदों में सबसे धीमा पद कौन सा है? बी वाला। भाई इसमें ही तो सबसे कम इंजन बन रहे हैं, तो ये पद कैसा हो गया? धीमा पद। और इस धीमे पद ने ही निर्धारण किया कि दिन में कितनी कार बनेंगी। समझ में आ गई बात? तो अपने दिमाग में ध्यान रखना, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो पद धीमा होता है वही पद वेग निर्धारक पद होता है, जिसे बोलते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। समझ में आ गया इस एग्जांपल से? आपको किस पर फोकस करना है? धीमे पद पे। तेज भाग रहा है कोई मतलब नहीं, क्या फायदा कर लिया उन्हें 150 बना के, गाड़ी तो कितनी बनी? 50 ही बनी। ठीक है? ऐसे ही केमिस्ट्री में जो धीमा पद होता है वही पद वेग निर्धारक पद होता है और वही अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ गई?
फिर मैं आगे क्या कर रहा हूँ, योगात्मक अभिक्रिया कन्हैया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया तो मैंने तुम्हें समझा दी। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही शब्द का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन स्नेही शब्द का मतलब है जिन पर स्वयं पर तो कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा, और आक्रमण क्या करेंगे, नेगेटिव पर आक्रमण करेंगे। अगर स्लो स्टेप में कोई अभिक्रिया हो रही है, ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेट हो गए, कहा है बैग में बता सही, कुछ और देख रहा हो तो मैं देख लूंगा, संग देख लेंगे और क्या करना है, सब चला है। सुनो, अगर धीमे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ रहा है तो अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर धीमे पद में नाभिक स्नेही जाकर जुड़ रहा है तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और अगर धीमे पद में मुक्त मूलक आकर जुड़ रहा है तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको बता दिया कि स्लो स्टेप कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानोगे, और जो स्लो स्टेप होगा वही कौन सा होगा, RDS, वेग निर्धारक पद। देख लो उतनी कार बनी, हर जगह जो व्यक्ति स्लो है उसी के हिसाब से काम होता है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता में जीवन में तो तेज भागना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। अब देखो सुनो ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब जो रिएक्शन करा रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, देखो सुनो, देखो ये क्या है आपकी एल्कीन। एल्कीन पर अगर हेलोजनों का योग कराऊं, ये एल्कीन हो गए और ये X2, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं एल्कीन पर हेलोजनों की अभिक्रिया कराता हूं तो मुझे ट्रांस उत्पाद मिलता है। ट्रांस तो समझते हो, विपक्ष, आपने पढ़े होंगे 12वीं में 16वां चैप्टर था, कौन सा था, त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन में आपने पढ़ा होगा ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में आपने पढ़े होंगे समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस, सिन और एंटी। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, कुछ ऐसा याद आया कि नहीं आया, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्टीरियो केमिस्ट्री। त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की, त्रिविम समावयवता, समावयवता 2 प्रकार की थी, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी, 5 प्रकार की थी बेटा, 5 प्रकार की। श्रृंखलात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता। याद आई कि नहीं आई। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की थी, विन्यासी समावयवता और संरूपणीय समावयवता। फिर विन्यासी समावयवता 2 प्रकार की थी, प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता। फिर ज्यामितीय समावयवता में 3 प्रकार से पढ़ी होगी तुमने अपनी बुक में। ज्यामितीय समावयवता के लिए घूर्णन कैसा होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। याद आया नहीं आया कुछ ऐसा, असंतृप्त होना चाहिए, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, असंतृप्त नहीं होना चाहिए। तीसरा उसमें दे रखा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वलय वाले। याद आई नहीं आई, पहला कौन सा था, एल्कीन, दूसरा कौन सा था, ऑक्सिन, और तीसरा कौन सा था, तीसरा था वलय वाले। फिर दूसरे पर थी प्रकाशिक समावयवता। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण गुणक यौगिक में से गुजारते हैं तो उसका तल या तो दाईं तरफ घूम जाता है या बाईं तरफ घूम जाता है। इसी आधार पर 2 से दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक और वामावर्ती ध्रुवण गुणक। याद आया, समपक्ष और विपक्ष पढ़कर आए हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो सेकंड यूनिट है, जब मैं इसको खत्म करूंगा तो सेकंड यूनिट त्रिविम रसायन ही है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसको शुरू करेंगे अपन बेसिक से, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, जब एल्कीन पर हेलोजनों का योग कराते हैं तो विपक्ष उत्पाद प्राप्त होता है। अच्छा एक बात और सुनो, ध्यान से देखना, देखो मैं इसके बीच में इसको लगा देता हूं, लगा दिया, इसके आजू देखो, इसके बाजू देखो। अच्छा दोनों तरफ आजू और बाजू सेम है या अलग अलग है, भाई इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अरे भाई इसके आजू देखो इसके बाजू देखो, समान है या अलग अलग समूह है, समान समूह है। तो ऐसी एल्कीन जिसमें द्विबंध के आजू और बाजू समान समूह उपस्थित होते हैं उसे सममित एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित एल्कीन कहते हैं। यदि सममित एल्कीन पर हेलोजन अम्लों का योग कराया जाए तो विपक्ष उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, आप X को यहां जोड़ दो, चाहे X को यहां जोड़ दो प्लस, या X को यहां जोड़ दो या X को यहां जोड़ दो, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही स्थिति में समान उत्पाद का निर्माण होता है। भाई अभी तो ये इसको घुमा के यूं लिख दूं तो यही बन जाएगा ना, समझ में आ गई, यहां तक बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये तो बोर्ड है, बोर्ड पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, समझ में आ गई बात। वास्तव में तो मॉलिक्यूल हवा में है,
हवा में तो वो कैसे भी रोटेट हो सकता है, कैसे भी घूम सकता है। और वैसे भी कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध है, एकल बंध है। और एकल बंध के परित संरूपणीय समावयवता पाई जाती है। और एकल बंध पर कैसा घूर्णन होता है, मुक्त घूर्णन होता है, फ्री रोटेशन होता है। और वहां पर आपने पढ़ा होगा न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र, याद आया नहीं आया, सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, अब देखो, अरे निकल, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब कोई अभिक्रिया हुई है तो उस अभिक्रिया की क्या हुई होगी बेटा, क्रियाविधि भी हुई होगी। भाई अभिक्रिया हुई है तो उस अभिक्रिया की क्या हुई होगी, क्रियाविधि हुई है, मैकेनिज्म। देखो क्रियाविधि कैसी, ध्यान से समझना, यहाँ एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। अपन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अर्थात स्लो स्टेप में, धीमे पद में, वेग निर्धारक पद में कौन आकर जुड़ेगा। ओहो बहुत सारे कमेंट हो गए, 1 मिनट, पढ़े ही नहीं आज तो। ट्रिपल बॉन्ड वाले भी असंतृप्त होते हैं क्या सर, हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी असंतृप्त होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा, जहां पर भी पाई बॉन्ड दिखे वो क्या हो जाते हैं, असंतृप्त हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। अगर 2 बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई। अगर 3 बॉन्ड है तो पहला सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा पाई। समझ में आ गई बात। तो जहां पर भी पाई बॉन्ड होगा वहां पर क्या आ जाएगी, असंतृप्तता आ जाएगी। 50 ठीक है, समझ में आ गई यहां तक की बात। अब देखो सुनो मेरी बात, अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं स्लो स्टेप में, धीमे पद में या वेग निर्धारक पद में कौन आकर जुड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। और धनावेश को किसके लिए आकर्षण होगा, ऋणावेश के लिए आकर्षण होगा। एक बात देखो बेटा सुनो, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और किसी भी बंध को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। एक बंध को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बहुत बढ़िया। 2 बंध को बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। इसका मतलब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा अधिकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऋणावेश उपस्थित है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स। मैं मानता हूं किसी कारणवश संभवतः एक हेलोजन पर आंशिक धनावेश आ गया और एक हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ गया। समझ में आ गई यहां तक की बात, एक पर धनावेश आ गया और एक पर ऋणावेश आ गया। अब आगे की कहानी सुनो सब, आगे क्या कहानी होती है। पहला स्टेप ज्यादातर, हमेशा नहीं कह रहा मैं, हर अभिक्रिया में नहीं, पर मैक्सिमम रिएक्शंस में, ज्यादातर अभिक्रियाओं में पहला पद ही कौन सा पद होता है, धीमा पद होता है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप ही कन्हैया कौन सा होता है मेरा, वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, अब देखो सुनो, कौन सी अभिक्रियाएं चल रही हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो पहले कौन आकर जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़े। अभिक्रिया का जो नाम है ना, धीमे पद में वो जुड़ेगा, ध्यान रखें, ये धीमा पद है, धीमे पद में कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही पर स्वयं पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। धनावेश को किसकी चाह होगी, ऋणावेश की चाह होगी। ऋणावेश कहाँ है, इन दोनों बंधों के बीच में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और डैश 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 आकर्षण, और आकर्षण किससे है, धनावेशित और ऋणावेश। तो स्लो स्टेप में कौन आकर जुड़ा, धनावेश आकर जुड़ा। धनावेश जिस पर होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो ये अभिक्रियाएं कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक। अगला स्टेप ध्यान से समझना, जो इसका अगला स्टेप है वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे होता है देखो, क्लियर है यहाँ तक। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सम्मित एल्कीन है या असम्मित एल्कीन है, सम्मित। अभी देखना सिखाया ना, देखने का तरीका है, डबल बॉन्ड पे मार्कर लगाओ, पेन लगाओ, कुछ भी लगाओ, और उसके बाद आजू देखो और बाजू देखो, आजू बाजू एक जैसे तो सम्मित और अलग अलग तो असम्मित, कर लोगे आसानी से। तो ये सम्मित है, ये सिग्मा है और ये पाई है। आप पाई बंध को तोड़ोगे पहले, क्योंकि पाई बंध क्या होता है, कमजोर होता है। आपकी इच्छा है, जब एल्कीन सम्मित हो ना तब इसको तोड़ के आगे ले जाओ, चाहे इसको तोड़कर पीछे ले जाओ, बाकी मैं सिखा दूंगा। आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ, जहां आपकी इच्छा है वैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज दैट मैंने ये पीछे की तरफ तोड़ दिया,
ठीक है, आप आगे की तरफ तोड़ के कर लेना अभिक्रिया को, जब करके देखो कॉपी में, ठीक है। पीछे की तरफ तोड़ा तो क्या कंडीशन आई कन्हैया? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जब ये बंद टूट कर आया तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया? ऋणावेश। यहाँ पर कैसा चार्ज आया? धनावेश। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? यहाँ पर कैसा चार्ज आया? धनावेश। यहाँ पर कैसा है? ऋणावेश। इस एक्स पर कैसा आवेश है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये देखो प्लस ने माइनस के साथ बंद बना लिया, और यहां से क्या बाहर निकल गया? एक्स माइनस यहां से बाहर निकल गया। क्लियर? हेलोजनों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है, HI। कभी HI2 बनते हुए देखा है क्या? हेलोजन हमेशा कितने बंद बनाते हैं? एक। देख लो, एक बंद इसने बना लिया क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके पास कितने रह गए? 6। वेरी गुड, 6 ये रहे और एक इसने इस बंद को बनाने में दे दिया, तो हो गए 7। अब मेरी बात सुनो बेटा, धनावेशित कार्बन को क्या बोलते हैं? धनावेशित कार्बन को कार्बोकैटायन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धनावेशित कार्बन को अपन पढ़ चुके हैं, तो धनावेशित कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। एक बार जिस चीज को पढ़ लो उसका बहुत तगड़ा रट्टा लगा लो। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? और चीजों को 10 20 50 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप रट जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी और रटने भी आ जाएंगी। केमिस्ट्री का तो मुझे पता है, और सब्जेक्टों का तो मुझे पता नहीं। केमिस्ट्री को तो याद करने का एक ही तरीका है। अब सब रिएक्शन होती है तो होती है, उसकी क्रियाविधि है तो समझा देंगे, पर आपको क्रियाविधि भी तो याद करनी पड़ेगी। आपको उसके अभिकर्मक याद तो करने ही पड़ेंगे। आप ये सोचो कि छुम हो जाए, जपाक हो जाए, तो कुछ भी नहीं होता है बेटा। पढ़ाई तो खुद आपको ही करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बोलोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। अब सुनो, कार्बोकैटायनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बोकैटायन बेटा देख गिन ले, कितने बंद बना रखे हैं इस कार्बन ने? अरे बंद 3। एक बंद को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3 दूनी 6। साफ सीधा हिसाब हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट समझ लो इस चीज को तो, ठीक है। जहां रटने का है वहां मैं खुद कहूंगा रटना है, ये रटने का नहीं, ये तो समझने का है। कार्बोकैटायनों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अष्टक का नियम क्या कहता है? 8 होने चाहिए। कितने की कमी है इसके पास? 2 की कमी है। लेकिन मेरे हेलोजन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास पड़े हुए हैं। ये क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पॉजिटिव को दे देगा, और जब बंद में भाग लेने वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के होते हैं तो बनने वाला बंद उपसहसंयोजक बंद कहलाता है। उपसहसंयोजक बंद समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा था और एक इलेक्ट्रॉन मेरा था तो बनता है सहसंयोजक, और दोनों मेरे हैं तो उपसहसंयोजक। समझ में आ गई बात? उपसहसंयोजक बंद को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अपना कोई चौथा पांचवा चैप्टर भी तो था 12th क्लास में, उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थे क्या नहीं थे? जहां आपने पढ़े होंगे लिगेंड, पढ़े थे नहीं पढ़े थे बेटा? सब चीज पढ़कर आए हो आप। केंद्रीय धातु परमाणु, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकाली होंगी आपने, उनका नामकरण किया होगा, ठीक है। याद आएगा नहीं आया? ऐसा था ना? तो ये बन गया उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक को अपन किस में चेंज करेंगे? सहसंयोजक यौगिक में। जब भी उपसहसंयोजक यौगिक को या उपसहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करते हैं तो जहां पर तीर का निशान होता है वहां पर तो आता है ऋणावेश, और जहां इसकी पूंछ होती है वहां पर आता है धनावेश। ये ऋणावेश इस धनावेश को उदासीन कर देगा, और ये तीर का निशान हो गया सीधा। यही लिख रहा होगा, बन गया हेलोनियम। नोट्स में यही तो होगा, बन गया हेलोनियम आयन। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब सुनो, आप मुझे बताओ, हेलोजन पर धनावेश होना चाहिए या ऋणावेश? आपने Cl पॉजिटिव देखा है या Cl नेगेटिव देखा है? Cl नेगेटिव देखा होगा। आपने बेटा फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज देखा है या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हेलोजन तो केमिस्ट्री में लुटेरे हैं, और काहे के लुटेरे हैं? लुटेरी दुल्हन नहीं है, लुटेरे किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के। किसको लूट के ले जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों को लूट के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लुटेरा लुट गया, लुटेरे पर कैसा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। तुरंत प्रभाव से लुटेरा इस बंध को तोड़ेगा, और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? यहाँ पर। यहाँ कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश। ऋणावेश धनावेश को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। जब यहाँ ऋणावेश आएगा तो यहाँ क्या आएगा? धनावेश। ये तो यूं जुड़ गया, और इस ऋणावेश धनावेश से कौन जुड़ जाएगा? बन गया उत्पाद। ठीक है, ठीक है बेटा, बाकी कब बात करेंगे अपन?